नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास टॉपिक के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक को जान चुके हैं और इनसे रिलेटेड जो स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयास किए गए हमारी सरकार के द्वारा, उनसे रिलेटेड हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा से रिलेटेड वर्णन है, उनको जाना। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग 1964 का गठन किस तरीके से किया गया, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है और उनसे रिलेटेड क्या क्या मुख्य बातें हैं जो उसमें चेंजेस किए गए शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी पॉइंटों को हमने डिटेल में स्टडी किया और जाना कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964 कहते किसको हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं जहां से हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। और इसी को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स आगे की हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, जैसे कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नई शिक्षा नीति का निर्माण कब हुआ, उनसे रिलेटेड कौन कौन से मुख्य बातें हैं जो चेंजेस किए गए शिक्षा के क्षेत्र में। तो उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड और कौन कौन सी मुख्य बातें जिनको एज अ टीचर हमें पता होने चाहिए, जहां से इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है आपका स्टूडेंट्स पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से टॉपिक है, जिसकी घोषणा कब की गई तो 1968 में की गई। यानी कि 1968 में किसके द्वारा की गई तो भारत सरकार के द्वारा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार, यानी कि इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके सामने हैं। पहला पॉइंट आपका आता है स्टूडेंट्स की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। यानी कि ये सुझाव दिया गया पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसका निर्माण हुआ सन 1968 में और इसमें भारत सरकार के द्वारा इस शिक्षा नीति का गठन किया गया और इसमें बताया गया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो, इस प्रकार की विचारधाराएं इस शिक्षा नीति के अंतर्गत रखी गई। इनसे रिलेटेड दूसरा पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो। यानी कि ये भी बताया गया जो शिक्षा नीति बनाई गई इसमें जो विद्यालय स्तर यानी कि जो स्कूल लेवल पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, यानी कि जिस एरिया के जो बच्चे हैं उस एरिया की जो लैंग्वेज है उसी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। यानी कि शिक्षा का माध्यम उनकी क्षेत्रीय भाषा हो। ऐसा नहीं है कि उनकी क्षेत्रीय भाषा अलग है और बच्चों को आप हिंदी या फिर अंग्रेजी सिखा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा फिर बच्चे को जो है वो सारी बातें, क्योंकि उसके सामने दूसरे लैंग्वेज जब वो सीखने जाएगा तो उसको उस लैंग्वेज को सीखने में भी वक्त लगेगा। इसका मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। और प्राइमरी लेवल पर आप जानते हैं 6-7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जो 1 to 5th में जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इनकी समझ इतनी विकसित नहीं हो पाती कि वो दूसरे लैंग्वेज को भी इस समय सीख पाए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है स्टूडेंट्स की जो विद्यालय स्तर पर जो भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा को ही इसका माध्यम रखा जाए, ताकि बच्चे जिस भाषा का यूज़ अपने घर परिवार में करते हैं उसी भाषा के माध्यम से वो स्कूल में भी विद्यालय में भी चीज़ों को सीख सके, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो डेवलप हो सके। तो इस प्रकार की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सिफारिशें की गई। इसके अंतर्गत स्टूडेंट तीसरा पॉइंट आपका बनता है कि त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित हो। यानी कि जो त्रिभाषा सूत्र यानी 3 भाषाएं जो सीखे बच्चे उसके अनुपालन भी सुनिश्चित हो। यानी कि प्राइमरी लेवल पर ये बताया गया है कि धीरे धीरे जब बच्चे एजुकेशन प्राप्त करना शुरू करेंगे, मीडियम स्टार्टिंग में तो क्षेत्रीय भाषा ही रखा जाए, लेकिन उसके बाद जो है भाषा सूत्र का अनुपालन भी होता रहे, इस तरीके से उनको एजुकेशन दिया जाए। त्रिभाषा सूत्र का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत एक आता है आपके इंग्लिश, दूसरी भाषा है आपकी हिंदी और तीसरी भाषा जो है वो आपकी कोई भी क्षेत्रीय भाषा है जिसका यूज़ आप करते हैं। जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र की एक भाषा होगी जो उसकी तीसरी लैंग्वेज होगी, पहली लैंग्वेज उसकी हिंदी और दूसरी इंग्लिश। यानी कि इस तरीके से 3 भाषाएं उस बच्चे को सिखाया जाए। तो इसलिए इसको कहा जाता है त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन जो है वो सुनिश्चित हो। इस प्रकार की विचारधाराएं जो है इस पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आपका वो है कि कार्य अनुभव शिक्षा का अभिन्न अंग हो। यानी कार्य अनुभव का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे आप कार्य करते हैं तो आप कुछ ना कुछ अनुभव गेन करते हैं, यानी कि अनुभव को प्राप्त करते हैं। तो वो जो कार्य अनुभव हो वो शिक्षा का अभिन्न अंग हो। यानी कि शिक्षा के जो अभिन्न अंग के रूप में आप अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करें, जिस तरीके से भी आपको लगता है पढ़ाते हुए कि इस मेथड से जो है बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते
हैं, इस मेथड से यदि हम टीचिंग करें तो उससे बच्चे को समझने में आसानी हो सकती है, तो उस कार्य अनुभव का भी यूज़ आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में करें, क्योंकि कार्य अनुभव शिक्षा का अभिन्न अंग हो। इसका मतलब बच्चे को कार्य करने के लिए भी आपको देना होगा। जैसे जैसे वो कार्य को करेंगे तो वो अनुभव करते जाएंगे और वो सीखते जाएंगे। तो ये भी सुनिश्चित किया गया पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि जो कार्य अनुभव है वो भी शिक्षा का अभिन्न अंग होने चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स, वो आता है समान स्कूल पद्धति का प्रारंभ हो। यानी कि जो स्कूल की पद्धति है, यानी कि जो स्कूल का सिस्टम है वो समान है, यानी कि हर जगह इक्वल होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इसके अंतर्गत ये बताया गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हो, तो हर जगह जो स्कूल की पद्धति है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत ही हो। ये भी बताया गया कि हर स्थान पर जो है विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा जो है वो शिक्षा का माध्यम हो, और आपको जो है आने वाले समय में त्रिभाषा सूत्र का भी अनुपालन करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कार्य अनुभव शिक्षा का अभिन्न अंग हो, ये सभी चीजें जो है स्कूल पद्धति में समान रूप से अप्लाई होनी चाहिए, यानी कि समान स्कूल पद्धति का प्रारंभ होना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है वो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है और वो है परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता हो। यानी कि जो परीक्षा प्रणाली है, जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, उस एग्जामिनेशन सिस्टम में आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। यानी कि जो चीज़ें आप बच्चों को दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उस चीज़ में विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी कि वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी कि वो सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई उस चीज़ को सीख रहा है तो सभी के उत्तर जो है एक जैसे होने चाहिए, और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि उसका इम्प्लीमेंट वो अपने डेली लाइफ में भी कर सके, कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो परीक्षा प्रणाली आपकी विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। इस प्रकार की विचारधाराएं भी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखी गई। इसके अंतर्गत लास्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि समाजो उत्पादक कार्य पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल हो। समाजो उत्पादक का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि समाज से रिलेटेड, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पाद करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए जो भी कार्य हैं उनको हम कहते हैं समाजो उत्पादक कार्य। और समाजो उत्पादक कार्यक्रम जो है वो पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल होने चाहिए। यानी कि जो सिलेबस आप बना रहे हैं बच्चों के लिए, उस सिलेबस के अंतर्गत, उस सिलेबस को पढ़ने के बाद बच्चे जो है अपने समाज को किस तरीके से उत्पादित कर सके, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ा सके, इनसे रिलेटेड कार्य भी आपके पाठ्यक्रम में होने चाहिए, ताकि जब बच्चा एजुकेशन प्राप्त करे तो उसका इम्प्लीमेंट भी वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कर पाए, और उनसे रिलेटेड वो कुछ बेहतर चीज़ों का डेवलपमेंट कर पाए, जिससे उसके समाज को फायदा पहुंचे, समाज को आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। तो इस प्रकार की विचारधाराएं जो है वो आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखी गई थी, और इसका निर्माण किया गया सन 1968 में भारत सरकार के द्वारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1968 में भारत सरकार के द्वारा जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई, उसके अंतर्गत जो भी मुख्य बातें हैं वो आपको इसके अंतर्गत बताए गए हैं। ये मुख्य बातें जो इसके अंतर्गत सुझाव दिए गए, जिसका इम्प्लीमेंट करके शिक्षा के क्षेत्र को डेवलप कर सके और अपने सोसाइटी को, अपने समाज को भी विकसित कर सके। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इसके जो मेन पॉइंट है उनको भी आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है नई शिक्षा नीति। यानी कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कि आपको पता होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति का गठन कब हुआ था। तो सीधा अगर आपसे एग्जामिनर सिंपल प्रश्न पूछे तो वो ये पूछ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति का गठन कब किया गया था, या नई शिक्षा नीति कब बनी थी। तो ये आपको बताना है सन 1986 में बनी, या फिर इसको नई शिक्षा नीति 1986 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि नई शिक्षा नीति 1986, और नई शिक्षा नीति 1986 का जो गठन किया गया, इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातों को ध्यान में रखकर जो है नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, उनको समझते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है आपका स्टूडेंट्स कि शिक्षा का आयोजन एवं प्रबंधन दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तैयार किए जाएं। यानी कि जो शिक्षा का आयोजन है, यानी कि जो शिक्षा को आप आयोजित कर रहे हैं और इसका जो प्रबंधन कर रहे हैं, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य पे। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये जो आप शिक्षा के लिए जो भी आयोजन कर रहे हैं और जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये इस प्रकार से होनी चाहिए कि लंबे समय तक इस चीज़ को चलाया जा सके। मतलब इसका एक लंबे समय तक इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से इस शिक्षा नीति को डेवलप किया जाए, इस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, इस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाए, ताकि ये जो है लंबे समय तक इस चीज़ को ध्यान में रखकर कार्य किया जा सके और कहीं ना कहीं इसका बेहतर परिणाम हमारे पास आते रहें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही नई शिक्षा नीति का गठन किया गया। और इसके अंतर्गत
और उसे देश की विकासात्मक आवश्यकताओं से जोड़ा जाए। और जो ये नई शिक्षा नीति का गठन किया गया, इसे किस लिए गठित किया गया, तो इसे विकासात्मक आवश्यकता यानी कि ऐसी आवश्यकता जो डेवलप कर सके सोसाइटी को, समाज को या राष्ट्र को, तो ऐसी विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है इसे देश के साथ जोड़ा गया। तो नई शिक्षा नीति का गठन कब किया गया, अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछे तो आप बताएंगे सन 1986 में। और नई शिक्षा नीति 1986 में जो बातें बताई गई उसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपका बनता है कि शिक्षा का आयोजन एवं प्रबंधन दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तैयार किए जाए, उसे देश की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाए। इस प्रकार की विचारधारा इनके मन में थी कि आप इस तरीके से शिक्षा को डेवलप करें ताकि ये राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र को निर्मित करने में, राष्ट्र को विकसित करने में जो भी आवश्यकताएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इसका यूज हो सके। इस प्रकार की शिक्षा को आयोजित किया जाए, इस प्रकार की शिक्षा को मैनेज किया जाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और नई शिक्षा नीति 1986 को भी समझ पाए होंगे। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की प्रारंभिक शिक्षा बाल केंद्रित हो। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपको बताया गया है आज की जो आधुनिक शिक्षा है, जिस शिक्षा को हम और आप प्राप्त कर रहे हैं और जिसके लिए एज अ टीचर हम बने हैं, जो हम बच्चों को देने वाले हैं जिस शिक्षा को, इस शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। पहले क्या होता था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो शिक्षक केंद्रित हुआ करते थे, जो वैदिक कालीन या बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत देखा जाता है। उसमें शिक्षक को केंद्र में रखा जाता था, शिक्षक जो भी कहते थे उसी को ही सत्य माना जाता था। बट आज की केस में जो स्टूडेंट्स हम शिक्षा जो प्रदान कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं वो बाल केंद्रित है, यानी कि हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं उसका उद्देश्य जो है उसके केंद्र में कौन होता है, बालक होता है, और बालक का ही हमें डेवलपमेंट करना है। तो इसलिए ये सुझाव आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई थी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो, यानी कि बालक को केंद्र में रखकर जो है वो प्रारंभिक शिक्षा को डेवलप किया जाए। तो इस प्रकार की विचारधारा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में रखी गई। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, वो है प्राथमिक स्तर पर गतिविधियां शिक्षा का आधार हो, यानी कि जो प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक स्तर पर जो गतिविधियां हैं वो शिक्षा का आधार हो, यानी कि वो शिक्षा का बेस हो। प्राथमिक स्तर पर जो गतिविधियां हैं, यानी कि जिस गतिविधियों में बच्चों को शामिल किया जाता है, जैसे एक्टिविटीज़ वर्क वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स में बच्चों को शामिल करना या फिर डांस या सिंगिंग कॉम्पिटिशन में बच्चों को शामिल करना या उनके लिए प्ले वे मेथड का यूज़ करना। तो ये जो प्राइमरी लेवल पर जितनी भी गतिविधियाँ आप करते हैं यही एजुकेशन का मेन आधार है, और ये इसका आधार इसीलिए है क्योंकि आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। तो इस प्रकार की विचारधारा आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही रखी गई थी। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों एवं शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुविधाएं दी जाए, यानी कि ये भी बातें बताई गई कि जो बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, यानी कि जो टीचर हैं, आप हैं या हम हैं, जो भी टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उन शिक्षकों को सुविधाएं दिए जाएं और शिक्षा व्यवस्था में अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाएं। यानी कि जितना ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षकों को सुविधाएं दिए जाएंगे उतना ही वो जो टीचिंग प्रोसेस होगा वो और ज़्यादा इफेक्टिव पूर्ण होगा। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर और बच्चे के लिए चीज़ें सोचना समझना आसान हो जाएगा और बच्चे का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इस प्रकार की विचारधारा भी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही रखी गई थी। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स, वो है पर्यावरण संरक्षण पाठ्यक्रम में शामिल हो। देखिए जो आज की आधुनिक शिक्षा है, जिस तरीके से आप औद्योगिक क्रांति कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से जो भी आप औद्योगिक क्रांति कर रहे हैं अपने आसपास, तो इससे जो है साइंटिस्टों ने भी ये देखा है कि ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या किसी भी पाठ्यक्रम की आप बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं उस पाठ्यक्रम में इन्वायरमेंट को ज़रूर शामिल किया गया होगा। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है स्टूडेंट्स कि आप विकास कीजिए, आप जितना अधिक से अधिक विकास कर सकते हो उतना कीजिए, बट आप पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास कीजिए। ऐसे विकास ना करिए जिससे पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। तो पर्यावरण को बचाना जरूरी है, इसलिए आप यूपी टेट देख लीजिए, सी टेट देख लीजिए, पर्यावरण को स्पेशली रखा गया है ताकि आप पर्यावरण से परिचित हो। मतलब आप अपना विकास तो करें बट पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही करें, क्योंकि यदि आप विकास बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुँचा दें, और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर यदि आप विकास कर रहे हैं तो आप लंबे समय तक उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मेन गोल आपका ये होना चाहिए कि आप डेवलपमेंट तो अवश्य करें लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख कर करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ उठाने का मौका मिल पाए। तो इसलिए हर एक पाठ्यक्रम में आप एजुकेशन के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स तक चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको एनवायरनमेंट ज़रूर दिखेंगे और एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है
चाहे वो उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो या प्रारंभिक शिक्षा हो, हर एक शिक्षा में पर्यावरण को जो है शामिल किया गया है। तो पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पर्यावरण संरक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करना वो भी नई शिक्षा नीति 1986 की देन है। यानी कि नई शिक्षा नीति 1986 में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए इस पर्यावरण संरक्षण प्रोसेस को भी आप पाठ्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि कार्य अनुभव अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य घटक बने। यानी कि जो कार्य अनुभव है, यानी कि जिस कार्य को कर कर आप अनुभव करके सीखते हैं, वो अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य घटक बने। यानी अनिवार्य घटक का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर भी लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ पर कार्य अनुभव के द्वारा लर्निंग प्रोसेस कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं और उसके तहत बच्चों को पढ़ा रहे, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होंगे स्टूडेंट्स, वो इतने समझदार नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अभी इस समय आपको जो है गाइड कर रहा हूँ या लेक्चर मेथड्स के थ्रू या कंसल्टेशन मेथड्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी तरीके से कन्वेंस हो जाए और चीज़ों को समझ जाए। बट ये आप जो है उच्च शिक्षा के अंतर्गत इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाने के लिए एज अ टीचर हम नियुक्त होने वाले हैं, तो वो बच्चे काफ़ी छोटे होंगे और उन बच्चों को यदि हम इस तरीके से लेक्चर देना शुरू कर देंगे तो वो बच्चे जो है हर एक बच्चे के वो समझ से बाहर होगा और बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम मैच्योर है बट बच्चे जो है वो अनमेच्योर होंगे, तो उनको आप नहीं समझा सकते बोलकर। तो उनके लिए बेस्ट मेथड यही है कि आप उन बच्चों को किसी कार्य को, किसी एक्टिविटी को करने के लिए दे दीजिए और वो बच्चे उस एक्टिविटी को करेंगे। बहुत बार वो गलतियां करेंगे, बहुत बार वो उसे गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, गलत समझेंगे, लेकिन अंत में वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, कुछ ना कुछ वो अवश्य सीखेंगे और जब वो कुछ ना कुछ स्वयं से सीखेंगे तो वो उन्हें लंबे समय तक याद होगा। इसलिए इन्होंने बताया कि अधिगम प्रक्रिया में जो कार्य अनुभव है उसको अनिवार्य घटक बनाया जाए। यानी कि अनिवार्य घटक मतलब कंपलसरी बनाया जाए। जब भी आप अधिगम प्रोसेस करेंगे तो अधिगम प्रक्रिया में जो है कार्य अनुभव को ज़रूर रखें, उसको अवश्य रखें। कुछ रखे या ना रखे लेकिन कार्य अनुभव ज़रूर होने चाहिए, एक्टिविटी वर्क ज़रूर होने चाहिए ताकि बच्चे स्वयं से चीज़ों को सीख सकें। तो इस प्रकार की विचारधारा भी आपके जो है इसके अंतर्गत रखे गए। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए, मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने का स्थान ना हो। यानी कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको किसी भी कक्षा में, यानी कि कोई भी कक्षा हो, उन कक्षाओं में फेल ना किया जाए। यानी कि किसी भी कक्षा में आप फेल नहीं कर सकते, इस प्रकार की सोच आपकी होनी चाहिए। यानी छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए और मूल्यांकन प्रक्रिया यानी कि जो मूल्यांकन प्रोसेस है उसको उसमें रटने का स्थान ना हो। यानी कि जो चीज़ें जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को रटते हैं, तो रटने की विधि ना हो। मूल्यांकन प्रोसेस मतलब आप इस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करें और आप देखें कि अगर बच्चे ने कहीं पर रटकर चीज़ों को लिखा है तो उस पर आप जो है उसका मूल्यांकन ना करें, उस पर आप उसको बच्चे को मार्क्स ना दें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि बच्चे ना रटे, चीज़ों को समझे, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा, उतना ही उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है स्टूडेंट्स वो बाल केंद्रित है और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप कोई भी गतिविधि करें एज अ टीचर तो वो बच्चे को केंद्र में रख कर करें और किसी भी कक्षा में आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। यानी प्राइमरी लेवल पर ये नई शिक्षा नीति 1986 में ही वर्णन किया गया था कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। तो फेल आप नहीं कर सकते, बट आप जो मूल्यांकन करते हैं उसमें जो है रटने को स्थान ना दें। आप कि अगर कोई बच्चा रटकर किसी क्वेश्चंस का उत्तर लिखता है तो आप उसके लिए उसका मूल्यांकन ना करें, उस मूल्यांकन को आप नेग्लेक्ट कर दें। उसके लिए उसे ना तो उसे चेक कीजिए, ना ही उसे कोई मार्क्स दीजिए, उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए यदि आपको लगता है कि बच्चा वहाँ पर रट कर करता है। क्योंकि सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स कि अगर बच्चा रट कर चीज़ों को करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड का यूज़ करना बंद कर देगा और वो चीज़ों को रटने लगेगा। यदि वो चीज़ों को रट कर करता है तो कहीं ना कहीं उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाएगा। वो दूसरों की बताई हुई पथ पर तो चल सकता है लेकिन स्वयं के लिए नया पथ वो नहीं बना सकता, ना ही खोज सकता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको नई शिक्षा नीति 1986 में ही बताई गई, लेकिन मैं इतना आपको श्योरिटी से बता सकता हूँ कि जब भी आपने अपना एजुकेशन प्राप्त किया होगा, चाहे आप 2010 में या 11 में या 12 में, जब भी आपने 12th की होगी या हाई स्कूल किया होगा,
अभी तक आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को रटना ही शुरू किया होगा, अंडरस्टैंडिंग आपने बहुत कम की होगी। जबकि आप समझ सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में सन 1986 में ही बताया गया है कि आप रटने को स्थान ना दें। लेकिन वही बात है कि जो एज अ टीचर जो हमें गाइड करते आ रहे हैं अभी तक, उन्होंने शायद या तो उन्हें नहीं पता होगा या फिर उनको पता होगा तो उन्होंने हमें बताया नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है उतना विकसित नहीं हो पाया इस वजह से कि हम कोई नई चीज़ इन्वेंट कर पाए, नई चीज़ों की खोज कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी है कि यदि आप सोसाइटी को या राष्ट्र को डेवलप करना चाहते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वो क्रिएटिव होनी चाहिए। इसलिए आज की डेट में जो सृजनात्मक सोच है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और आप सीटेट में एग्जाम्स में देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न जो है वो सृजनात्मक सोच वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि छात्रों को किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए और मूल्यांकन प्रक्रिया में रटने को स्थान ना दिया जाए। जितना ज़्यादा हो सके वो समझने पर बल दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाएं। देखिए, पहले क्या होते थे कि आपको अंक मिलते थे, जैसे 2010 से पहले आपको सीधे सीधे अंक मिलते थे, यानी कि आपके नंबर शो होते थे। बट आज के समय में नंबर के साथ साथ जो है ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ग्रेड का यूज़ होता है, यानी नंबर दिए तो होते हैं बट एग्जैक्टली नहीं दिए होते, ग्रेड का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इससे स्टूडेंट्स एक होता है कि जो आपसे आपस में जो बच्चे होते हैं उसमें जो है मतभेद की भावना विकसित होती है और कहीं ना कहीं बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो है उनकी रिजल्ट को, उनके परिणाम को जो है अंकों में ना बांटें, उसको ग्रेड की हेल्प से उनको नंबर प्रदान किए जाए, यानी कि अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाए। ये बात भी शिक्षा नीति 1986 में वर्णित थी, लेकिन इसको जो है इम्प्लीमेंट बहुत लेट किया गया। अभी वर्तमान समय 2010 के बाद जो है इस चीज़ को आपको बताया गया, यानी कि 2009 में माध्यमिक क्षेत्र में, 2009-10 में जो है माध्यमिक क्षेत्र में भी ग्रेड सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। यह भी हमने जो है मापन एवं मूल्यांकन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा है कि यानी कि मूल्यांकन में जो ग्रेड सिस्टम है इसको कब लागू किया गया, तो 2009-10 में जो है इसको लागू किया गया था। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 1986 की शिक्षा नीति में भी ये बताया गया था कि अंकों के स्थान पर ग्रेड दिया जाए, बट उसको इम्प्लीमेंट होने में भी 25 वर्ष लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव तो काफ़ी लंबे समय से हो रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर जो है बहुत लेट होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि प्रश्न पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षण दिया जाए तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन सेवा शुरू की जाए। यानी कि जो प्रश्न पत्र निर्माता है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं, जो निर्माण करते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाए कि प्रश्न पत्र को किस तरीके से डेवलप किया जा सके। और राष्ट्रीय मूल्यांकन सेवा, यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन सेवा शुरू की जाए, यानी कि राष्ट्र के हित में मूल्यांकन सेवा शुरू की जाए, यानी कि ऐसी मूल्यांकन सेवा का यूज़ किया जाए जो राष्ट्र के हित में हो। मतलब कहने का ये स्टूडेंट्स कि प्रश्न पत्र निर्माताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं यूपी टेट या सी टेट या फिर सुपर टेट के जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं बड़े बड़े एक्सपर्टों के द्वारा किए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व होते हैं, कहीं ना कहीं वो IAS PCS लेवल के जो है काफ़ी एक्सपीरियंस अनुभवी लोग होते हैं और अपने सब्जेक्ट्स में वो PhD होल्डर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेते हैं और लंबे समय से किसी ना किसी क्षेत्र में अपने योगदान देते हैं। और उसके बाद उनको जो है प्रश्न पत्र निर्माताओं के रूप में एज उन्हें चुना जाता है और क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। लेकिन आप हर साल एग्जाम पेपर को देखेंगे स्टूडेंट तो आपको कहीं ना कहीं, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम पेपर देख लीजिए या सी टेट का देख लीजिए या आप सुपर टेट का देख लीजिए, कहीं ना कहीं 150 क्वेश्चन में आपको 2, 3, 4 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं विवादित होते हैं। बच्चे उसको लेकर कोर्ट चले जाते हैं, फिर उस पर गतिविधियां जांच बिठाई जाती है तो पता चलता है कि इस क्वेश्चन का ये जो है ऑप्शन 2 भी थे या इसके तीनों ही ऑप्शन राइट थे, इसके ऑप्शन ये नहीं थे। तो इस तरीके से गलत प्रश्न भी आपके 150 में से 2, 4, 3 बन ही जाते हैं। ये प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक बार होता है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो प्रश्न पत्र निर्माता है उनको भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण देने के बाद उनसे जब प्रश्न पत्र को सही ढंग से तैयार कराया जाएगा तो इस तरीके के जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, माइनर मिस्टेक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं होंगे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ये ह्यूमन बींग्स है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक हो ही जाती है। तो इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न पत्र निर्माताओं को प्रशिक्षण दिया जाए और राष्ट्रीय मूल्यांकन सेवा शुरू किया जाए, यानी कि राष्ट्र के हित में मूल्यांकन सेवा शुरू की जाए। इस प्रकार की विचारधाराएं भी नई शिक्षा नीति 1986 में रखी गई थी।
इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि ग्रामीण, जनजातीय, पर्वतीय एवं पिछड़े इलाकों के गरीब बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाए। यानी कि जो ग्रामीण इलाके से जो बच्चे बिलोंग करते हैं या जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय या फिर जो पिछड़े इलाके होते हैं, यानी ग्रामीण इलाके, जनजातीय या पर्वतीय इलाके, पिछड़े इलाके, जो गरीब बच्चे जहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी गरीब बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से पहले के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। जो पिछड़े इलाकों के बच्चे होते, पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे होते या ग्रामीण इलाकों के बच्चे होते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। यानी कि प्राथमिक शिक्षा से पहले की जो शिक्षा है, इस कार्यक्रम को भी चलाया जाए। तो ये भी नई शिक्षा नीति में वर्णन किया गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी ऐसे इलाकों के गरीब बच्चों के लिए चलाए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स की अधिगम प्रक्रिया मूल्यों की शिक्षा से युक्त हो। यानी कि जो अधिगम प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो मूल्यों की शिक्षा, यानी मूल्यों का मतलब होता है स्टूडेंट्स वैल्यू, तो वैल्यू की जो शिक्षा है उससे भी युक्त होने चाहिए, यानी कि उससे भी सम्मिलित होने चाहिए। अधिगम प्रक्रिया जो है वो मूल्यों की शिक्षा से युक्त होने चाहिए। यानी कि जो भी आप अधिगम प्रोसेस करते हैं उसमें मूल्य होने चाहिए कि आप इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या वैल्यू है, आने वाले टाइम में इसका क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आपके लिए क्या हो सकते हैं, सोसाइटी को कितना लाभ पहुंचा सकते हैं, इस बात की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यानी कोई भी आप अधिगम प्रोसेस करते हैं उसमें जो भी आप शिक्षाएं दे रहे हैं उसमें उसको जो है मूल्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं मूल्य से युक्त होने चाहिए। उसका कोई ना कोई अवश्य मूल्य होना ज़रूरी है। यदि उसके मूल्य हैं, यदि कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो समाज को या राष्ट्र को लाभ पहुंचा सकते हैं, तो उस चीज़ को जो है अपने अधिगम प्रोसेस में ज़रूर शामिल करें। इस प्रकार की जो विचारधारा है वो भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बताता है स्टूडेंट्स कि बालक राष्ट्रीय संपत्ति है तथा इनके पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य एवं देखभाल के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो बच्चा होता है, नहीं जो बालक होता है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है। नहीं राष्ट्रीय संपत्ति का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्र की ही संपत्ति है बालक, यानी कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में अगर कुछ भी ये डेवलपमेंट करता है तो उससे हमारे देश को ही फायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए जब कोई बच्चा आने वाले समय में जाकर एपीजे अब्दुल कलाम बनता है तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र को ही बेनिफिट देंगे। तो इसलिए कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। ये नई शिक्षा नीति 1986 में ही इसका वर्णन किया गया है कि कोई भी बालक जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है। तो इसका मतलब अगर वो राष्ट्र की संपत्ति अगर आने वाले समय में वो खुद से डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने सोसाइटी, समाज और राष्ट्र को ही लाभ पहुंचाएगा। तो ये राष्ट्र की संपत्ति है। और अगर वो राष्ट्र की संपत्ति है तो उसके पौष्टिक आहार, यानी कि उस बच्चे के पौष्टिक आहार से रिलेटेड, पौष्टिक आहार का मतलब उसके भोजन में पर्याप्त रूप में प्रोटीन या फिर विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट, सभी चीज़ें उपयुक्त फॉर्म में होनी चाहिए। उसका जो भोजन है वो पौष्टिक होने चाहिए। उसमें प्रोटीन की जितनी मात्रा उसको चाहिए एज के अकॉर्डिंग, उसके फैट की मात्रा जितनी चाहिए, उसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी चाहिए, वो सभी चीज़ें उसके भोजन में हो। उसके स्वास्थ्य, यानी कि उसका स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए जो भी देखभाल है, वो सभी जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जाएं। यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत यदि उसके पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य एवं देखभाल को ध्यान में रखकर पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को चलाएंगे और उस बच्चे को लाभ पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आने वाले समय में जब विकसित होगा तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की ही संपत्ति के फॉर्म में होगा, कहीं ना कहीं वो राष्ट्र को लाभ पहुंचाएगा। तो इस प्रकार की शिक्षा नीति में भी, यानी कि इस प्रकार से नई शिक्षा नीति 1986 में भी वर्णन किया गया है कि जो बालक होता है, आज का बालक, वो राष्ट्र की संपत्ति है और उसके पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य एवं देखभाल से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उसको पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाए। और इसके अंतर्गत लास्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स नई शिक्षा नीति 1986 में, वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे और 2 शिक्षक अवश्य हो। यानी कि जब नई शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया तो उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम चलाया गया, इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में, यानी कि जो हर एक विद्यालय, उसमें जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना सिखाया गया कि ब्लैक बोर्ड को आपको किस तरीके से यूज़ करना है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो वो प्रत्येक विद्यालय में इसको चलाया जाए। और इसके लिए कम से कम प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे होने आवश्यक है और 2 शिक्षक अवश्य हो। इस प्रकार की विचारधाराएं नई शिक्षा नीति 1986 में रखी गई। तो यहाँ से आपसे सीधा सीधा ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन
बन सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्रत्येक विद्यालय में 2 कमरे और 2 शिक्षक अवश्य हो, ये किस शिक्षा नीति की सिफारिशें हैं? ऑप्शन हो सकता है पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 1986 या संशोधित शिक्षा नीति 1992 या उपयुक्त तीनों सभी। तो यहाँ से इस तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनाए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप नई शिक्षा नीति 1986 के जो मुख्य बातें हैं, जो बदलाव किए गए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखा ताकि आपको समराइज़ हो सके, आप चीज़ों को समझ सके कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें थी जिसमें बदलाव किए गए शिक्षा के क्षेत्र में और किस किस पॉइंट्स को जो है इसके अंतर्गत रखा गया, इसमें सिफारिशें की गई शिक्षा से रिलेटेड। तो इन सभी पॉइंटों को मैंने आपके सामने रखा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताएं, चाहे वो पहली शिक्षा नीति 1968 हो भारत सरकार की, या फिर दूसरी जो नई शिक्षा नीति के नाम से फेमस है 1986, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पॉइंटों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो पाए होंगे। यदि फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।